नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, सत्ता का संग्राम इस वक्त देश में चल रहा है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं और बिहार की एक महत्वपूर्ण सीट पर हम मौजूद हैं। और बिहार का एक वो चेहरा कि पूरे बिहार में ही नहीं, देश भर में चर्चा है। चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम जमुई में मौजूद हैं। जमुई से चिराग, आप पास सांसद रहे 10 साल। आज जमुई में हम लगातार घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आपके पक्ष में तो लोग नजर आते हैं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा, रोजगार को लेकर लोग, युवा जरूर सवाल करता है कि 10 साल के हमारे सांसद हैं, विकास हुआ, काम हुआ, लेकिन रोजगार में कुछ कमी रह गई। देखिए, पहले जिस हालात में मैंने जमुई को उठाया था, ऐसे में पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटैक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप यहाँ पे रोजगार आप तब तक नहीं ला सकते, कोई उद्योग आप तब तक नहीं खोल सकते जब तक कनेक्टिविटी नहीं हो। आज कम से कम इस बात को कहने में मुझे गर्व होता है कि लगभग 80-85% विलेजेस दे आर वेल कनेक्टेड, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हुई। आप सड़कें देखेंगे यहाँ पे, जिसके पे मैंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए मैंने कार्य किया। बिजली नहीं थी यहाँ पे। 2014 में जब मैं सांसद बना था, लगभग 45% विलेजेस ऐसे थे जो कि विद्युतीकरण से जुड़े तक नहीं थे, खंबा तार तक नहीं गया था वहां पे। आज की तारीख में लगभग 100% गांव में बिजली है। तो पहली बात तो ये जरूरी थी कि आप कनेक्टिविटी, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप दुरुस्त करें, जो पिछले 10 सालों में हम लोगों ने किया। बुनियादी जरूरतें यहाँ की, केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, मेडिकल कॉलेज। आज की तारीख में मुझे खुशी है इस बात की कि आने वाले 6 महीने, साल भर में जब वो मेडिकल कॉलेज जब सुचारू रूप से काम करेगा, तो ना सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ होगा, बल्कि बाहर के भी लोग आएंगे, उसको भी इसका लाभ होगा। तो ऐसे में मेडिकल कॉलेज हो, कनेक्टिविटी का जब मैं जिक्र कर रहा था, पूरी एक चकाई विधानसभा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो, जो कि पूरी तरीके से कटा हुआ था। रेलवे की लगभग 3,000 करोड़ की हम लोग वो परियोजना लेकर आए। झाझा से लेकर जसीडीह तक वो योजना गई। पहले फेज में झाझा से बटिया तक उस पर काम भी शुरू हो चुका है। वो एक माध्यम बनेगा आने वाले दिनों में यहाँ पे रोजगार के और अवसर को पैदा करने का। रेलवे स्टेशन जिस जर्जर हालत में थे, आज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के वो रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। जमुई में आप देखेंगे काम चल ही रहा है, और ना सिर्फ जमुई में, बल्कि हम लोग ने अपने लोकसभा नहीं, इस जिले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, शेखपुरा तो भी मैं इन काउंटी नहीं ले रहा, जमुई की अगर मैं बात करूँ, सिमुरतला में भी उसी तरीके का रेलवे स्टेशन हम लोग का बनने जा रहा है। बिसाइड्स दैट पासपोर्ट ऑफिस हो, एफसीआई का रीजनल ऑफिस हो, ये तमाम तरीके के ऐसे कार्य हैं जिन पे जमीन को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अभी ये ट्रेलर है, अभी बहुत चीजें बाकी हैं, तो ये अभी तक हम लोगों ने ट्रेलर तैयार किया है, चीजों को उसके अनुपात में हम लोगों ने तैयार किया है, बेस रेडी किया। आप हाजीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल से आप यहाँ पर सांसद थे। यहाँ की पहले मैं बात करता हूँ, फिर हाजीपुर की भी बात करूंगा। यहाँ पर जब हम घूम रहे हैं, लोगों से, खास करके विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठा रही हैं। ये कितना, क्या चुनौती है आप लोगों के लिए? भाई, अब ये अगर मुद्दा अगर सही में बनेगा तो इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। और पहली बात तो मैं नहीं मानता ये मुद्दा है। मैं बिहारी अस्मिता की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं इन्हीं भेदभाव के खिलाफ ही मैं लड़ाई में लड़ता हूँ। मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब में, मैं नहीं मानता क्षेत्रवाद में, मैं नहीं मानता सांप्रदायिकता में। बिहारियों को बहुत बांट लिया गया है इन तमाम चीजों को लेकर। अब एक समय ऐसा आ गया है जब हम सब बिहारियों को, 13 करोड़ से ज्यादा बिहारी हैं, हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये बांटने में ही कभी हमें जाति के नाम पे बांटा जाता है, कभी हमें धर्म के नाम पे बांटा जाता है, कभी हमें क्षेत्र के नाम पे बांटा जाता है। और अब जो बाहरी बिहारी का जो लोग जिक्र कर रहे हैं, हम लोग को बाहरी किया भी किसने? इन्हीं के दौर में सबसे ज्यादा लोग बाहर गए ना। जब वो बाहर गए तो वहां पर बिहारी बोल के उनको गाली दी गई। आज जब वो वापस आते हैं तो उनको बाहरी बोल के आप गाली देते हैं। ये वही 90 का दौर था, ये वही 90 का दशक था जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। विपक्ष के वो नेता जो प्रचार कर रहे हैं बाहरी होने का, उन्हीं के नेता के दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे, 90 के दशक में सबसे ज्यादा पलायन हुआ। और आज अगर ये लोग बाहरी को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, तो मेरी बहन सारण से भी चुनाव लड़ रही हैं। वो कहाँ से आई हैं? वो तो देश के भी किसी कोने से नहीं आई हैं, वो तो सीधा विदेश से आई हैं। ऐसे में आपके खुद के नेता तेजस्वी, वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कहाँ पे वो चुनाव लड़ते हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना ही ऐसी की है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। बाबा साहब का खुद का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र, बंगाल,
देश की कितनी जगह वो गए। तो ऐसे में इन बातों को जब आप मुद्दा बनाते हैं तो आप लोगों में वही बंटवारे की राजनीति आप पैदा करते हैं जो आपके नेता दशकों से कर कर बिहार को बर्बाद करते आए हैं। ये बात आप कह रहे हैं, हाजीपुर से भी आप खुद प्रत्याशी हैं इस बार, कुछ चुनौती वहां पर दिख रही है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह के घटनाक्रम हुए उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि शायद जो वोट बैंक का समीकरण होता है उसको लेकर शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अब आप ग्राउंड पर हैं, अब सब कुछ सामने है, कुछ लग रहा है? और जो बाकी सीटें हैं आपकी पार्टी की भी और एनडीए की भी, कहीं पर चुनौती भाई चुनाव के वक्त क्या है ना, बहुत ऐसी मॉमरिंग चलती है, बहुत र्यूमर्स आते हैं। और मेरा 10 साल का सक्रिय राजनीति का, और इन 10 सालों में ना से मैंने 2 लोकसभा देखे हैं, मैंने 2 विधानसभा के भी मैंने बिहार में मैंने चुनाव देखे हैं। और जिसमें से पिछला वाला तो चुनाव पूर्ण था अकेले, एकमात्र चिराग पासवान में ही ये हिम्मत थी कि अकेले झंडा लेकर मैंने वो चुनाव लड़ा था। बाकी सारे दल कोई 3 झंडे के साथ, कोई 4-4 दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, मैं अकेले मैं चुनाव लड़ रहा था। इसने मुझे और कुछ हो नहीं अनुभव बहुत दिया। और अब मैं समझ गया हूँ कि चुनाव के वक्त ये तमाम मर्मरिंग्स बहुत चलती हैं, इस तरीके की अफवाहें। मैं डेटास पे काम करता हूँ, मैं बाय नेचर मैं बहुत रिसर्च करता हूँ खुद, स्टैट्स में मैं बहुत काम करता हूँ, डेटा मैं खुद बैठ के मैं बहुत एनालाइज करता हूँ। मेरे पास 14 का भी है, 15 का भी है, 19 का भी है, 20 का भी है, 9 का भी है, 10 का भी है, 5 का भी है, 4 का भी है। इन सारे डेटास को मैं एनालाइज करता हूँ और इसीलिए मेरा विश्वास ज्यादा बढ़ता है। और मैं आपको भी मैं उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ इस बात को। 2019 में हम लोग 3 दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी और लोक जनशक्ति पार्टी थी, मात्र 3 दल। उस वक्त 2 ऐसे मजबूत दल जो आज हमारे गठबंधन में वो विपक्ष के साथ थे, जिसमें आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी, जो उस वक्त उनके साथ थे, आज हमारे साथ हैं। तो हम इन टर्म्स ऑफ समीकरण, इन टर्म्स ऑफ गठबंधन तो हम और मजबूत हुए हैं। तो जब हम मजबूत हुए हैं तो क्या कारण है कि हमारी सीटें कम होंगी? 19 में 3 दल मिलकर अगर 40 में से 39 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, तो आज तो 2 और बड़े दल हम लोग के साथ आए हैं। तो ऐसे में जो एक सीट हम लोग रह गए थे, किशनगंज वाली सीट, वो भी हम लोग जीतेंगे। और आदर्श भाई, इस बार आप देखिएगा हम लोग का हर सीट पे जीत का मार्जिन ज्यादा होगा। मैं पहले फेज का ही मैं बात कर लूं, मैं चारों जगह पे मैं गया हूँ। ना से मैं नामांकन में गया, ना से मैं प्रधानमंत्री की सभाओं में गया, बल्कि उसके अलावा भी मैंने 5-6 कार्यक्रम दिए। औरंगाबाद हो, गया हो, नवादा हो और जमुई तो मैं कैंप कर ही रहा हूँ। तो मैं सारी जगह गया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाकर ये कहता हूँ कि इन चारों सीट पे आप देखिएगा हम लोग का मार्जिन इस बार बहुत बड़ा होगा। सो ना सिर्फ हम लोग जीत रहे हैं, बल्कि हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि रामविलास पासवान जी का जो कद था बिहार में और आपके पूरे परिवार का, खास करके बिहार की राजनीति में जो विवाद हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग कहते हैं, जो पुराने लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है बिहार में, कि अगर परिवार एक रहता तो शायद ज्यादा मजबूती होती, लेकिन अब जो स्थिति बन गई, शायद थोड़ा सा चिराग पासवान अकेले पड़ गए या कमजोर पड़ गए, हो सकता है आगे वो चीजें हो जाएं, लेकिन अभी के लिए। भाई अगर वैसा होता तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। माई फादर वॉज ऑलवेज एक्यूज्ड, उनके ऊपर एलिगेशन भी यही लगते थे कि परिवार को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, बट वहीं पे ये परिवार मिसाल भी रहा। दशकों तक बिहार की राजनीति में मिसाल के तौर पर पासवान परिवार का जिक्र होता था, परिवार की एकजुटता को लेकर, परिवार में प्यार को लेकर। एब्सोल्यूट अनफॉर्चुनेट था जो हुआ। मेरे पिता के जाने के बाद मेरे लिए जो पिता थे, भाई मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे हम लोग चाचा चाची ये सब नहीं बोलते, हम लोग मझले पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, मछली मम्मी, छोटी मम्मी, यही हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे में मेरे पिता के जाने के बाद जो मेरे पिता थे या जिनको मुझे संभालना था, उन्होंने ही मुझे घर से बाहर कर दिया, परिवार से, पार्टी तक से मुझे बाहर कर दिया गया। बट बहरहाल वो एक दौर था, मैंने संघर्ष किया, मैं आगे आया। आज गठबंधन ने भी उस संघर्ष को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया है। हैविंग सेड इट, अगर परिस्थितियां वैसी ही रहती, उससे खूबसूरत, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बट बार बार जब मेरे चाचा जी से भी जब ये सारे सवाल किए गए, तो उन्होंने भी बार बार यही बोला कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। जब आप लोग पूछते थे कि कभी दोनों साथ आ सकते हैं, तो नेवर नेवर नेवर, यही वो बोलते थे। तो बट बहरहाल अब मैं अगर अपने आप को उसी दौर में मैं बांध के रखूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मेरे लिए आई हैव नो आइडिया। मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे बड़े ही सारे फैसले लेते हैं। तो ऐसे में मेरी पिछली पीढ़ी, मेरी माँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी फुआ हैं, फूफा हैं, ये सब लोग हैं जो मुझसे ज्यादा दुखी हुए थे इस घटना चक्र की वजह से। तो अंतिम फैसला यही लोग लेंगे। अच्छा, एक चीज, अब परिवार की हम बात कर रहे हैं, तो जमुई में जिनको आपने टिकट दिया भारती जी को, समस्तीपुर में जिनको टिकट दिया आपने, इसको लेकर के भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि
परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंचों से करते हैं, आप खुद को उनका हनुमान बताते हैं और उसके बाद इस तरह से टिकट वितरण, इस पर सवाल। नहीं तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, और मैं चाहूंगा एंड आई थिंक वो ज्यादा सर्कुलेट होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं तो विपक्ष के कई लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और खासतौर पर बिहार के जो विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि वो हम लोग का उदाहरण देकर अपने परिवारवाद को वो जायज ठहराना चाहते हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट तौर से लोकसभा के अंतिम सत्र के अपने संभवतः आखिरी संबोधन में उन्होंने परिवारवाद की परिभाषा, जब भाजपा के कई बड़े नेताओं को लेकर ऐसे ही विपक्ष उन पे उंगली उठा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा था, और मैं भी मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ आदर्श भाई, कि एक बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको विजय रथ पर सवार कर कर अपनी मंजिल तक लेकर जाएगी। 2014 का मैं उदाहरण देता हूँ, चिराग पासवान, अगेन परिवारवाद, नेपोटिज्म, दिन रात मुझ पे यही ताने कसे जाते थे। मैं उस वक्त 2014 में मात्र 85,000 वोटों से मैं जीता, पर 2019 में मेरा ये मार्जिन 2.5 लाख को पार किया। तो इसमें कहीं ना कहीं 5 सालों में मेरे द्वारा किए गए कार्य होंगे, लोगों का विश्वास जो मैंने जीता वो रहा होगा, तभी ये मार्जिन बढ़ा। नहीं तो 14 में भी मोदी लहर थी, मेरे पिता उस वक्त थे, सब कुछ था। तो अगर सिर्फ चिराग पासवान नाम ही कारण होता तो मुझे जीत उस वक्त मिल गई होनी चाहिए थी। तो मैं नहीं मानता कि राजनीति में कोई सरनेम मैटर करता। इसका एक और उदाहरण है, मेरी बहन मीसा दी पाटलिपुत्रा से 2 बार वो चुनाव लड़ी हैं, और 2 बार वो एक कार्यकर्ता के सामने चुनाव हारे हैं। रामकृपाल यादव जी एक कार्यकर्ता की भूमिका में उन्होंने हमेशा कार्य किया है, तो 2 बार वो कार्यकर्ता के सामने वो चुनाव हारी है। और इस बार भी जिस तरीके से रामकृपाल जी के पाटलिपुत्र में जो हम लोग को जानकारी आ रही है, पुनः वो भारी मतों से वहां से जीतेंगे। तो ऐसे में अगर सिर्फ एक हैवीवेट सरनेम होना ही सफलता का पैरामीटर होता, तो मुझे लगता है पूर्व के जितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके बच्चे आज की तारीख में कहीं ना कहीं होते। बट कितने हैं जिनके नाम तक हम लोग नहीं जानते। सो इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। इफ यू हैव इट इन यू, आप आगे जाएंगे, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। देखिए, जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं और जब आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो बिहार के युवाओं को बड़ी उम्मीदें होती हैं आप लोगों से। उसको कैसे महसूस करते हैं और क्या, कितनी ताकत उससे मिलती है और क्या फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए? भाई ताकत ही नहीं, चिराग पासवान के अस्तित्व का आधार ही ये बिहार के युवा हैं। 2020 में जिस षड्यंत्र का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो ऐसा रचा गया था जहां पे घर परिवार पार्टी सब खत्म कर दिया गया था। मेरी लिटरल पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिखी जा चुकी थी, एंड इसको कह दिया गया था कि चिराग पासवान का भारतीय राजनीति से अब कुछ लेना देना नहीं होगा, ये समाप्त है, ही इज अ क्लोज चैप्टर नाउ। उसके बाद यही बिहार के लोग हैं जिन्होंने मुझे सराखों पर बैठाया, और आज अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, उसमें बिहारियों का, बिहार के युवाओं का, और उसी सोच के साथ मैं भी बढ़ा हूँ। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं दलित बिहारी, मैं अगड़ा बिहारी, मैं पिछड़ा बिहारी, मैं मुसलमान बिहारी, मैं किसी जाति, फॉर दैट मैटर मैं किसी जमात के भी बिहारियों की मैं बात नहीं कर रहा। मैं जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, और मैं तो लंबे समय से इस बात को कहता हूँ, मेरे लिए महिला अपने आप में एक जाति है, मेरे लिए युवा अपने आप में एक जाति है। मेरा एक अपना ही एमवाई समीकरण है जिसमें महिला है, जिसमें युवा है। बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान है एक बड़ी जाति, गरीबी एक बहुत बड़ी जाति है। अमीरी गरीबी के बीच की खाई जब तक हम लोग नहीं पाट पाएंगे ना, हम लोग कभी विकसित राज्य हम लोग नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे में किसानों की बात करनी होगी। आज मुझे इस बात का मुझे आश्चर्य होता है, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। फॉर एग्जाम्पल हाजीपुर का केला है, वो डाउन साउथ जाता है, केले का चिप्स बन के इतने महंगे उसमें दाम में बिकता है। यहीं पे अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाए, यहीं पे उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग हो जाए, तो किसान के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। मखाना देश में ही नहीं विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको फेमस कर दिया। अब उसकी पैकेजिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग अगर यहीं पे होने लग जाए, तो उस किसान के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। युवाओं की हम लोग बात करते हैं, भाई सबसे ज्यादा जिस पलायन का मैं जिक्र कर रहा था 90 के दशक में, सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है। ये युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं, मीडिया हाउस के हेड्स बन जाते हैं। आप ही के कितने मीडिया चैनल्स में आप देखिएगा, उनके हेड्स बिहारी होते हैं। आप बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ, सीएफओज आपको बिहारी मिलेंगे। नीडलेस टू से मैक्सिमम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति आपको बिहारी मिल जाएंगे। ये बिहारी बिहार से बाहर निकल जाता है, तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उस राज्य के 10-50 और लोगों को रोजगार देने के काबिल बन जाता है, पर अपने राज्य में नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों?
कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था पटना में क्यों नहीं हो सकती, भागलपुर में क्यों नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में क्यों नहीं हो सकती? तो इन दिशाओं में हम लोग को काम करने की जरूरत है। स्टार्टअप्स हम लोग को प्रमोट करने की जरूरत है। आज भी मेरे प्रदेश में लैंड लॉस बाबा आदम के जमाने के हैं। लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज भी आपको जमीन नहीं मिलती। मैं आपको जमुई की मैं बात बताता हूँ। मैंने कितनी जद्दोजहद से मैंने यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, क्योंकि राज्य सरकार के पास वो प्रावधान ही नहीं है कि मुझे जमीन दें। तो रेलवे की जमीन थी झाझा में, उस रेलवे की जमीन को मैंने एचआरडी मंत्रालय, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसमें मैंने ट्रांसफर करवाया, और तब उस जमीन पर, रेलवे की उस जमीन पर वो केंद्रीय विद्यालय बना। तो इन तमाम चीजों को सहज करना होगा। ईज ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, इन चीजों पे हम लोग को कार्य करना होगा। दिस इज व्हाट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट टॉक्स अबाउट। और मुझे उम्मीद है कि अगली जो हम लोग की एनडीए की सरकार बनेगी, अब आफ्टर लंबे समय के बाद डबल इंजन की सरकार वापस से बिहार को मिली है, और मैं मानता हूं डबल इंजन की सरकार काम करती है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उदाहरण है। तो मैं मानता हूं इस डबल इंजन की सरकार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को प्रमोट कर कर उस विकसित राज्य को बनाएंगे जिसका सपना शायद मेरे पिता ने देखा था, पिछली पीढ़ी ने देखा था, और बनाना होगा। तभी हम लोग 2047 तक विकसित देश को बना पाएंगे। ये बात आप कह रहे हैं, और लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग परिणाम के दावे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी 400 प्लस की बात कर रहे हैं, आप भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, वैसे ही परिणाम होते हैं, तो दिल्ली में सांसद के तौर पर तो आप होंगे उन परिणामों के बाद, लेकिन क्या चिराग पासवान किसी और रोल में भी हमें नजर आएंगे, केंद्र में किसी मजबूत रोल में? भाई दैट जस्ट नॉट माय प्रायोरिटी। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अब जिस रोल का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल दूं, आप सोच रहे हैं कि क्या मैं मंत्री बनूंगा, कुछ ये जाऊंगा वो जाऊंगा, ये सब मेरी प्राथमिकता में ही कभी नहीं रहा। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे बचपन से मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा, तो मंत्री शब्द इन अ वे मुझे ताना ही लगने लग गया था। और अगर ये मंत्री पद और ये सारी चीजें ही मेरे लिए अगर प्राथमिकता होती है, मेरी महत्वाकांक्षा होती, तो मैं 2020 का चुनाव, मैं उस तरीके से मैं लड़ता ही नहीं। मैं गठबंधन में रहता, आराम से सारी चीजें होती, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा था, क्योंकि मैं चाहता था कि उसको गवर्नमेंट एजेंडा में उसको शामिल किया जाए। तो ऐसे में किस पद पे जाऊंगा नहीं जाऊंगा मुझे नहीं पता, बट हाँ अभी इतना पता है कि 4 जून को जब ईवीएम्स खोलेंगी तो हम लोग 400 पार जरूर करेंगे। देखिए, बहुत एक दो छोटे सवाल है मेरे, मुझे पता है आपके पास समय नहीं है। हाजीपुर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका बड़ा इमोशनल कनेक्ट रहा है आप लोगों के साथ। आप जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो वो इमोशनल बॉन्डिंग कैसी लग रही है? लोग उसी तरीके से जुड़ रहे हैं, कुछ चीजें बदली हैं क्या? नहीं, वो कनेक्ट है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। पापा हमेशा इस बात को कहते थे कि खून के रिश्ते से गहरा विचारों का रिश्ता होता है, विचारों का संबंध होता है। और मैंने अब रियलाइज किया, जब मेरे अपनों ने जब मुझे धोखा दिया, तो मुझे समझ में आया कि ऐसे लोग मेरे साथ खड़े रहे जो मेरी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ जुड़े हुए थे। वो तब भी मेरे साथ खड़े हुए थे, मेरी विपरीत परिस्थितियों में भी। तो और इस बात का मैं अनुभव मैं हाजीपुर में मैं करता हूँ। हाजीपुर, मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया, और मैं लिटरली उस माँ की गोद में खेला पला बड़ा हूँ। हाजीपुर के लोगों ने मुझे एक बच्चे के तौर पे देखा। मैं जमुई के लिए मैं कहता हूँ कि मैं युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बन के जाऊंगा, बट यहाँ पे युवा अवस्था में मैं आया था। हाजीपुर ने तो मुझे बच्चे से देखा है, और मैं अनुभव करता हूँ, वो हक अधिकार जताते हैं जब मैं जाता हूँ वहां पे। अरे हम आपके बाबूजी के साथ 77 से थे, तो हम फलाना, तो हम ढिमकाना किए, ये किए। तो वो हक है उनका, और वो जताते हैं, और ये चीज मुझे मेरे विश्वास को बढ़ाती है। हाजीपुर से कभी भी मेरा एक संसदीय क्षेत्र का रिश्ता नहीं रह पाएगा, ना ही कभी बन पाएगा। वो परिवार का ही वो रिश्ता रहेगा, एक परिवार के सदस्य के तौर पर। तभी कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया आप एक्टिव कैंपेन कब से शुरू करेंगे? मुझे किसी एक पर्टिकुलर दिन अनाउंस करके कि मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं आता जाता रहा हूँ। अभी भी पीछे 4 दिन पहले कुछ जगह श्राद्ध के कार्यक्रम थे, वहां गया हुआ था, ईद पे गया हुआ था, तमाम उन मुसलमान भाइयों के यहाँ जहाँ पे पापा जाया करते थे। तो उन सब से वापस वही कनेक्ट मैंने रखने का मैंने प्रयास किया। तो वो रिश्ता है अपनेपन वाला। जमुई की बात कर लेते हैं जल्दी से। जमुई में एक तो भारती जी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, और परिणाम वैसे ही होंगे जैसे जितना मार्जिन आप लेकर आए थे, वो तो आश्वस्त हैं इसको लेकर? मैं चाहूंगा उससे ज्यादा बड़ा मार्जिन हो, और मुझे तसल्ली संतुष्टि तब ज्यादा होगी जब वो मुझसे भी बड़े मार्जिन से जीते। पिछली बार मैं 2.5 लाख के करीब किसी में जीता था, तो जब वो उसको पार करेंगे, और मैं मानता हूँ वो पार करेंगे, ये विश्वास है मेरा। और जिस तरीके से जमुई के लोगों ने मुझे बेटा मानकर, भाई भतीजा मानकर मुझे प्यार दिया, मैं वही स्नेह मैं अरुण भारती जी के लिए भी मैं महसूस कर पाता हूँ। और हम लोग यहाँ क्या ना, दामाद को थोड़ा और प्यार और इज्जत देते हैं। तो मैं वो भावना मैं समझ रहा हूँ इनके प्रति, जो लोगों को लेकर है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जिस निचले स्तर की राजनीति
करने लगे। वीडियो वायरल हुआ, तेजस्वी यादव मंच पर हैं और नीचे कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे हैं, और इस पर मुझे जो लगता है कि कम से कम कहीं से किसी बड़े नेता अगर मंच पर हैं तो एक विरोध आना चाहिए था। इस तरह की वो वीडियो मैंने नहीं देखा, पूरा वीडियो हो सकता है शायद हो उसमें। वो विरोध आया नहीं, इसी बात की तकलीफ मुझे भी है। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, अलग बात है। मुझे तकलीफ कहां से हुई कि उस मंच में मेरा छोटा भाई खड़ा था, तेजस्वी खड़े थे उस मंच पर, और तेजस्वी से मेरा वो रिश्ता रहा है। हम दोनों के पिता आज राजनीतिक, हम लोग अलग अलग खेमे में एक तरफ है, बट इसके लिए हम एक दूसरे के परिवार को गाली तो नहीं देंगे ना। उस मंच पर तेजस्वी मौजूद थे, उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों के लिए बातें कही गई, मेरी माँ बहन को लेकर जिस तरीके से बातें कही गई, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ आदर्श भाई, अगर मेरे सामने कोई तेजस्वी जी के परिवार के लिए, आदरणीय रावड़ी जी के लिए, रावड़ी देवी जी के लिए, आदरणीय मेरी बहनों के लिए कोई कुछ बोलेगा, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा उसको। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मेरी राजनीति एक तरफ है, बट वो मेरा परिवार है। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं लालू जी, उनके साथ उन्होंने काम किया है, दोनों परिवार का एक गहरा संबंध रहा है। बचपन मैंने तेजस्वी ने मैंने साथ गुजारा। ऐसे में वो मेरे ही परिवार के लोग नहीं, हो तेजस्वी के भी परिवार के लोग हैं। तेजस्वी जी ने खुद कई बार मर्यादा को तोड़ा, मेरे जीजा जी के बारे में भी बातों को बोलकर। मैंने तब भी कहा कि वो मेरे जीजा नहीं, आपके भी जीजा हैं, और हैं। मैं मीसा दी के परिवार के लोगों को मैं उसी रिश्ते से बुलाता हूं जिस रिश्ते से तेजस्वी या तेजप्रताप बुलाते हैं, तो वो रिश्ता रहा है। ऐसे में उनके सामने ये सारी बातें बोली जा रही हैं और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इस बात की तकलीफ है मुझे, मतलब मैं दुखी हूं, मतलब आक्रोश तो मैं क्या ही बोलूं। और ये कहीं ना कहीं आपको गलत छवि में दिखाता है, और ये उसी जंगल राज की याद दिलाता है। आप उस छवि से आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। 90 के दशक में इसी तरीके से माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, वही जंगल राज कहलाया गया। आप उस छवि से निकलने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी, तो आपको इस पे स्टैंड लेना चाहिए था, और आप नहीं स्टैंड लेकर आप तो वो हैं जिन्होंने अपने पिता तक की तस्वीर को हटा दिया था 2020 के चुनाव में, क्योंकि आप एक नई छवि अपनी बनाना चाह रहे थे। बट ये घटनाएं उदाहरण है उसी तरीके की राजनीति का, जिस तरीके की राजनीति से डर कर 90 के दशक में लोगों ने पलायन किया था। और ऐसे में जो विपक्ष की प्रत्याशी हैं वो भी उसी मंच पर थी। भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन है। ऐसे में एक महिला होने के नाते एक महिला को गाली दी जा रही है आपके सामने, आप कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? खैर मैं इस पे मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा, बट हाँ मैं हूं दुखी, और ये बात मुझे पीड़ा देती है कि मेरे परिवार के लोग थे वहां पर और उनके सामने मेरे ही परिवार को गाली दी जा रही थी और वो लोग खामोश रहे। एक आखिरी सवाल, 2020 के चुनाव में विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद अब आप लोग सब एनडीए में साथ हैं, लेकिन क्या नीतीश जी के साथ सब कुछ चिराग पासवान का ठीक है? भाई ठीक करना ही है हम लोग को, और मुझे लगता है बहुत मेच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री जी ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने, मैंने मेरी पार्टी के नेताओं ने डील किया है इस सिचुएशन को, एंड विच वॉज मच नीडेड। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित के ऊपर कुछ नहीं होता। राष्ट्र हित के बाद आपके गठबंधन का हित, उसके बाद आपके दल का हित, कुछ बच जाए तो इंसान फिर व्यक्तिगत हितों की चिंता करे। मैं मानता हूं कि राष्ट्र हित के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। बहुत कारण है, मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, पर उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन के हितों को साधना जरूरी है। ऐसे में अगर गठबंधन के दो घटक दल एक दूसरे के साथ ही विवाद में उलझ गए तो इसका सिर्फ नुकसान हम लोग को होगा, लाभ इसका विपक्ष ले जाएगा। तो मुझे लगता है विद अटमोस्ट मैच्योरिटी माय चीफ मिनिस्टर इज डीलिंग विद इट, और हम सब एक मंच पर आए हैं बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए। प्रायोरिटी प्राथमिकताएं हम लोगों ने क्लियर की, और प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब बिना किसी बात विवाद के, और हर कोई मेहनत कर रहा है। मैं जमुई में मैं देखता हूँ जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, ये दर्शाता है उस ईमानदार प्रयास को गठबंधन के प्रति। मेरे खुद के, कल मैं गया था दिलकेश्वर कामत जी के यहाँ सुपौल में, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। वहां पर जिस तरीके से हम लोग के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो वो ईमानदार प्रयास अब दिख भी रहा है। बहुत अहम बात कर रहे हैं। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान जी को आप सुन रहे थे। चुनावी समर में पूरे आश्वस्त हैं, उतने ही उत्साह के साथ लगातार इस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं, और पूरे आश्वस्त हैं कि परिणाम एनडीए का वही होगा जिस तरीके से दावा हो रहा है। हालांकि फैसला जनता को करना है, लेकिन एक अपील हम आपसे भी करेंगे और चिराग से भी करवाएंगे कि मतदान के दिन वोट डालने के लिए जरूर निकलें। नहीं, बिल्कुल, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं। मत प्रतिशत जितना बढ़ेगा उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ना सिर्फ अपने घर परिवार
बल्कि अपने ऐसे रिश्तेदार जिनके यहाँ संभवतः दूसरे जिले में और लोकसभा में काउंटिंग वोटिंग चल रही होगी, वहां पे भी फोन करें और अड़ोस पड़ोस तमाम पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको लेकर जाए मतदान केंद्र में और सुनिश्चित करें कि इस बार आपके बूथ पर कम से कम 100% का मतदान हो। थैंक यू। धन्यवाद चिराग जी। तो चिराग पासवान को आपने सुना। और भी ऐसी खबरों के लिए और तमाम बातों के लिए, चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप amarujala.com पर लगातार बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।